बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ असल ज़िंदगी पर मबनी कहानी शेयर करूँगी। तो कहानी यूँ शुरू होती है। भयानक चीख ने माहौल को लम्हे के अंदर ही बदल डाला। नरमीन ने एक भयानक मर्दाना चीख की आवाज़ सुनी। ये चीख खुरम की थी। अचानक नरमीन ने देखा कि एक सियाह वजूद जो बालों से भरा हुआ था वो यकदम कहाँ से नमोदार हुआ और उसने नरमीन को अपनी लपेट में ले लिया। नरमीन की घुटी घुटी चीख निकली और फिर वो सियाह वजूद एक इंतहाई हसीन और जमील दोशीज़ा का बहरूप भर लेती है और खुरम का हाथ पकड़ लेती है और गायब हो जाती है। नरमीन एक भयानक चीख से उठ बैठी। इसने बाएं तरफ देखा, खुरम इसके साथ था। ये कितना बुरा ख्वाब था, ये कैसी आवाज़ थी? इस आवाज़ ने मुझे खौफज़दा कर दिया। कहीं ये कोई आसमानी बला तो नहीं है? नहीं नरमीन, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं है। ऐसी ही बात है खुरम, मेरे दिल का हाल खुदा जानता है या फिर मैं। हर रात मुझे खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं और हर रात मुख्तलिफ किस्म के भयानक ख्वाब दिखाई देते हैं। मैंने कहा ना कि मैं और मेरे दिल का हाल खुदा ही जानता है। और मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूँगी, मैं हर रात को एक भयानक डायन ख्वाब में देखती हूँ और फिर वो डायन रफ्ता रफ्ता इंतहाई हसीन और दिलसोज़ा का रूप अपनाती है। फिर वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और हम दोनों को जुदा कर देती है। वो डरे हुए लहजे में बोली। खुरम ने कहा, नरमीन, मैं तो वैसे भी जिन्नात भूत भयानक मखलूक को नहीं मानता हूँ और तुम हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखती हो, शायद ये सब तुम्हारे ज़हन का असर हो। नहीं खुरम, मैं बचपन से हॉरर मूवीज़ देखती आ रही हूँ, मगर ये जो नया सिलसिला मेरे साथ शुरू हुआ है, तकरीबन ये 2 हफ्ते पहले से शुरू हुआ है। शुरू-शुरू में मैंने भी इसे ख्वाब समझकर झुठलाने की कोशिश की है, मगर जो ख्वाब और आवाज़ें मुतवातिर तरीके से परेशान करने लगी, फिर तो तुम यकीन मानोगे कि कुछ न कुछ होने वाला है। खुरम ने नरमीन से कहा, मेरा यकीन कर लो, मैं आज भी तुमको इस कुल कायनात में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। तुम्हें याद है कितनी मुश्किलों से हम एक हुए हैं? हाँ खुरम, हाँ, मैं सब जानती हूँ, मगर मेरा ये अनजाना सा खौफ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और इसी डर हुए अंदाज में बोली। नरमीन, अगर तुम्हारे ख्वाब सच्चे भी हो जाएं तो भी मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर हो। नरमीन डरी डरी निगाहों से रोशनदान की तरफ देखने लगी। इसका दिल सख्त घबरा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। वो दोनों पलंग पर बैठे हुए थे। कुछ देर कबल नरमीन ने एक डरावना ख्वाब देखा था और चीख मार कर उठ बैठी थी। खुरम भी इसकी तेज चीख सुनकर उठ बैठा था और तब से ही इसे दिलासे दे रहा था, मगर वो आज पूरी तरह से डर गई थी और खौफजदा नजरों से बार बार इधर उधर देख कर कमरे में देख रही थी। अचानक इसकी नजरें घड़ी की सुइयों पर ठहर गई। रात की 2:45 का वक्त था। अचानक बिजली चली गई। गुप्त अंधेरा कमरे में फैल गया। दोनों को गुप्त अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक नरमीन को महसूस होने लगा कि इसके पास कोई वजूद आकर बैठ गया है। इसको घुटन महसूस होने लगी। नरमीन पसीने में नहा गई और वो कांप कर रह गई। खुरम, कोई अनजानी ताकत हमारे दरमियान मौजूद है। इस बार खुरम ने अंधेरे में नरमीन की सिमत हाथ बढ़ाया तो इसका हाथ इन गिनत बेशुमार बालों में फंस गया, जैसे मकड़ियों के बेशुमार जाले हों या किसी खौफनाक लड़की के घने बाल हों। खुरम को खौफ के कई झटके एक साथ लगे और वो उसी लम्हे पसीने से शराबुरू हो गया। नरमीन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ खुरम, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी अनजानी ताकत ने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया है। वो डरी हुई आवाज में बोली। नरमीन, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो खुद भी परेशान था, मगर इसने अपने असाब पर कंट्रोल पा लिया था। दरअसल वो नरमीन को मजीद खौफजदा नहीं करना चाहता था। खुरम, यहाँ पर तो किसी भयानक मखलूक या भूत ने कब्जा कर लिया है। वो हम दोनों के बीच मौजूद है। इसके हाथों ने मेरे चेहरे का लम्स महसूस करने की कोशिश की है। अचानक खुरम को महसूस हुआ कि घने बालों से 2 हाथ इसके इर्द गिर्द सांप की तरह बल खाते हुए इससे लिपटने लगे। खुरम खौफ की आखिरी हदों में पहुंच गया। इसकी आंखें निकल आई।
दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो तेज-तेज सांसें लेने लगा। नरमीन को भी महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। वो घबरा कर बाहर की सिमत भागी। इसने दरवाजे के साथ जोर से ठोकर खाई। आह! इसके मुंह से एक भयानक चीख गूंज उठी, जिसने आवाज पैदा की। वो मुंह के बल जोर से फर्श पर गिर गई। खुर्रम की सांसों की रफ्तार धीमे रफ्तार से चलने लगी। वो खुद किसी नामामूल असेब के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका था। अंधेरे में देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो हाथ जो इसके जिस्म से लिपट चुका था, वो अब आहिस्ता नरम पड़ने लगा, और जब इसकी गिरफ्त धीमी पड़ने लगी तो खुर्रम की सांसें खुद ब खुद बहाल होने लगी और सब कुछ पहले की तरह हो गया। फिर बिजली भी वापस आ गई। कमरे में रोशनी फैल गई। खुर्रम ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर नरमीन औंधे मुंह आड़ी तिरछी पड़ी थी। इसके सिर पर चोट लगी थी, जिससे खून फर्श पर फैल रहा था। तेजी से नरमीन के पास भागा। नरमीन बेसुध पड़ी थी। नरमीन, नरमीन उठो, देखो मैं आ गया हूँ। खुर्रम खुर्रम ने कांपते हुए लबों से कहा, और फिर उसने नरमीन का दुपट्टा उठाया, उससे खून को साफ करने लगा। इसने जल्दी से अलमारी में से मरहम पट्टी निकाली और नरमीन के सर पर जहाँ जहाँ चोटें लगी हुई थी वहां वहां लगा दी, और इसको उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इसके मासूम चेहरे को देखने लगा। वो अब भी बेहोश पड़ी थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई। वो खुद भी इस रात वाले वाक़ये से बहुत परेशान हुआ और डर गया था। वो गुमसुम बैठा था और नरमीन को देखने लगा। वो सोचने लगा कि 14-15 दिनों में पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे नरमीन के साथ ये वाक़यात पेश आने लगे। पहले पहल तो वो डरावने ख्वाब देखने लगी। फिर वो सहमी-सहमी रहने लगी, मगर मैं इसे झिठलाता रहा। मगर कल की रात तो बहुत ही भारी थी। खुर्रम को नरमीन की एक-एक बात सच्ची लगने लगी। नरमीन, आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी बातों को झुठला रहा था। काश मैं शुरू से यकीन कर लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, मगर मुझे खोज लगानी होगी कि ऐसा क्या हुआ जिससे ये वाक़यात तसलसल के साथ नरमीन के साथ पेश आने लगे। 2 हफ्तों से मुसलसल वो अज़ियत को सहती रही, चूँकि मेरे ख़्याल में नरमीन से कोई गलती हुई होगी, जिससे ये वाक़यात और डरावने ख्वाब इसको आने लगे। मगर चूँकि नरमीन का ताल्लुक मुझसे है, इसलिए इस खूनी शिकंजे में रफ्ता-रफ्ता फँसने लगा हूँ। ये सब बातें खुर्रम सोच रहा था और इसका ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। अब वो ये जानना चाहता था कि नरमीन से ऐसी कौन-सी खता हो गई थी जिसकी सज़ा इसे रफ्ता-रफ्ता मिल रही थी। सूरज की हल्की रोशनी पूरी कायनात में फैल चुकी थी। खुर्रम कुर्सी पर बैठा हुआ अनजानी सोचों में खोया हुआ था। अचानक इसके ज़हन में पिछले वाक़यात याद आने लगे। 3 हफ़्ते पहले वो दोनों सैर की गर्ज से एक पुरफ़िज़ा मकाम पर गए थे। क्योंकि दोनों एक जैसी रूटीन से तंग आ चुके थे और तब्दीली चाहते। फिर दोनों ने बाहम रज़ामंदी से फ़ैसला किया वो किसी चट्टानी और पहाड़ी इलाके की सैर को चलेंगे। और फिर दोनों एक अनजान इलाके में सैर की गर्ज से चले गए। और ये इलाका इंतहाई सरसब्ज़ और शादबाद था, दिल को खींच लेता था और नज़रों को कुदरती हरारत बख्शता था। ये इलाका 2 चाहत वालों के लिए जन्नत नज़ीर का दर्जा रखता था। सरसब्ज़ पहाड़, ऊंचाई से गिरते आबशार और चश्मों का खूबसूरत साफ और शफाफ पानी। इस इलाके में बहुत कम लोग रिहाइश पजीर थे, क्योंकि इतना खूबसूरत वादी में ज़िंदगी की सहूलियात की किल्लत थी और यहाँ पर आम सर्दी से ज़्यादा सर्दी होती थी। यहाँ के बारे में कुछ पर इसरार भी पाई जाती थी। इस बड़ी वादी में सिर्फ एक होटल था, मगर वो भी वादी से खासे फासले पर वाक़या था। इन सोचों में खुर्रम इन वादी के हसीन यादों में पहुंच गया। होटल के कमरे में नरमीन खिड़की के पास खड़ी थी और वहां पर से वादी का नज़ारा देख रही थी। इसने अपने इर्द गिर्द गर्म शाल लपेट रखी थी और इसके हाथ में कॉफ़ी का गर्मा गर्म कप था। खुर्रम ने नरमीन से कहा, नरमीन, ये जगह और वादी कितनी खूबसूरत है। इसने कहा, हाँ ये तो है। खुर्रम ने नरमीन को देखते हुए कहा, नरमीन, इस वादी का नाम बड़ा अजीब है। पता नहीं इतनी प्यारी जगह का इतना मनहूस नाम किसने रखा हुआ है। खुर्रम ने नरमीन को जवाब देते हुए कहा कि इस वादी का नाम काली वादी है। तो नरमीन को खुर्रम की बातों में दिलचस्पी पैदा हुई। बताओ ना। हाँ बताता हूँ, दरअसल इस वादी का नाम काली वादी रखा गया है। नरमीन के मुंह से हैरत भरी, काली वादी, ये भला क्या नाम है, और इतनी खूबसूरत सरसब्ज़ शादाबाद वादी का नाम काली वादी, ये कैसे हो सकता है। नरमीन को यकीन नहीं आ रहा था कि इस वादी का नाम काली वादी है।
खैर इन फजूल बातों को छोड़ो, बल्कि खुर्रम ये सोचो, मैंने प्लान बनाया है कि हम इस सामने वाले पहाड़ की चोटी पर कब जा रहे हैं। ओ ये तो मैं बिल्कुल भूल गया था। तुमने वाकई अच्छा मंसूबा बनाया। दरअसल अभी तो शाम होने वाली है। कल सुबह निकलेंगे तो 2-3 घंटे में चोटी तक पहुंच जाएंगे और फिर वापस इसी होटल में आना है, क्योंकि चोटी के ऊपर तो हम रात गुजार नहीं सकते, वापसी भी करनी होगी। खुर्रम, ज़रूरी सामान हम बैग में ले जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये ज़रूरी चीज़ें हमारे काम आएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसी तरह बातों बातों में शाम का अंधेरा फैल गया और फिर रात हो गई। आज जो दूसरी रात थी, ये रात भी खैर से गुजर गई। सुबह सवेरे नरमीन ने खुर्रम को उठाया और नाश्ता किया। फिर दोनों ने मिलकर दोपहर का नाश्ता किया। नरमीन को खाने के वक्त ख्याल आया कि अब चोटी पर जाया जाए या फिर प्रोग्राम मुलतवी कर दिया जाए। नहीं खुर्रम, आप भी साथ होंगे और मौसम भी बहुत ही प्यारा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि होटल से बाहर निकला जाए और सुहाने मौसम में सैर की जाए। हाँ चलो फिर। मैं होटल के अंदर तंग आ चुका हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। गोया तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। चलो आज हम काली वादी की सैर को जाते हैं और घूम कर आते हैं। मौसम आज बहुत ही सुहाना है और सुहाने मौसम का कोई एतबार नहीं होता। आज वादी की सैर को जाते हैं, फिर हम चोटी तक जाएंगे। खुर्रम, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कह दी है और मैं छतरी भी साथ लेती हूँ। और फिर नरमीन ने छतरी भी बैग में रख ली। बैग सामान से भर गया था। खुर्रम ने बैग अपने कंधे पर डाला और फिर खुर्रम ने अपने बाएं हाथ से नरमीन का हाथ पकड़ लिया। नरमीन चले। हाँ खुर्रम, काफ़ी देर हो जाएगी अगर हमने मज़ीद देर लगा दी। दोनों हाथों हमें हाथ डाले होटल से बाहर निकल गए। होटल सरसब्ज़ और शादाबाद वादी में तन्हा खड़ा था, जो कि बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था। नरमीन और खुर्रम होटल से बाहर निकल चुके थे। सरसब्ज़ और खूबसूरत घास से हरे भरे खेतों में एक अकेला होटल था, जो कि इसी बड़े अहाते पर मौजूद था। ये होटल निहायत ही खूबसूरती से बनाया गया था और इसलिए ये होटल दूर से बहुत ज़्यादा दिलकश लगता था। होटल के बाहर गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें एक पहाड़ी जीप भी मौजूद थी। अगर वो चाहे तो इस वादी में जीप में बैठकर जा सकते हैं, मगर इनका इरादा आज पैदल जाने का था, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहाना था और ये होटल की जीप भी मुसाफिरों के लिए तफरीह के तौर पर रखी गई थी। होटल की जीप भी मुसाफिरों के लिए तफरीह के तौर पर रखी गई थी, मगर जाने से पहले इस जीप का किराया होटल के मैनेजर के पास बतौर पहले जमा करना पड़ता है। दोनों हाथों में हाथ डाले होटल से दूर होते गए। हवाएं चल रही थी। नरमीन के रेशमी बाल बार बार उसकी आंखों के ऊपर आ जाते थे। वो इस लम्हे बहुत प्यारी लग रही थी और वो बार बार इसे देख रहा था। नरमीन, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हारी कुछ तस्वीर ले लेता हूँ। वो बोली, तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। जल्दी करो, निकालो कैमरा, तस्वीर तो लो, यादगार होती है और मैं ये यादगार हमेशा के लिए महफूज करना चाहती हूँ। दोनों अब वादी में पहुंच चुके थे। पहाड़ों के दामन में हरी भरी सरसब्ज शादाबाद भी घने दरख्त पूरे माहौल को खुशगवार बना रहे थे। दोनों ने कई तस्वीरें ली। अचानक खूबसूरत और सुहाना मौसम ने करवट ली और सफेद बादल काले बादलों में डूब गए। माहौल पर लम्हों में ही वीरानी छा गई। पूरब, ये क्या हो रहा है? वो बोला। नरमीन, मौसम का कोई एतबार नहीं होता है कि कब सुहाना मौसम खौफनाक मौसम में बदल जाए। ठंडी हवाओं की जगह आंधी ने ली। हल्की हल्की बूंदाबांदी की जगह एकदम मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरब ने बर वक्त छतरी बैग से निकाली और दोनों छतरी के नीचे खड़े हो गए, मगर तेज आंधी की वजह से छतरी छूट गई। छतरी आंधी के जोर से उड़ती हुई पहाड़ों के दामन में कहीं खो गई। बारिश की बूंदों में दोनों गीले होने लगे। दोनों ने गर्म शाल और गर्म कपड़े पहन रखे थे और सर्दी बारिश की वजह से और भी ज्यादा हो गई थी। पूरा, अगर हम इस बरसती हुई बारिश में भीग गए तो जरूर हमें शदीद बुखार ने आ घेरना है। नरमीन की फिक्रमंदी में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। हाँ नरमीन, तुम ठीक कह रही हो और हमें कोई इंतजाम करना होगा कि खुद को इस तेज तूफानी बारिश से बचा सकें। बारिश तेज थी और तेज बारिश को आंधी झुकने पर मजबूर कर रही थी। दोनों आंधी के मुखालिफ सिमत में भागने लगे। करीब दोनों को एक जगह नजर आ गई, जहाँ ऊपर पहाड़ झुका हुआ था और इस जगह पर घने दरख्तों का साया भी था। दोनों इस झुके हुए पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। वो दोनों वक्ती तौर पर तो बारिश से बच गए, मगर रफ्ता रफ्ता बारिश जोर पकड़ती चली गई। खुर्रम, अब क्या होगा? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 घंटों से हम इस जगह में खड़े हैं। शाम का अंधेरा फैल चुका है। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा।
वो सर्दी से काँप रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम जिस जगह खड़े हैं ये जगह भी काफ़ी सर्द है और बारिश की वजह से तो ये सर्द तहरीन हो जाएगी। हमें ज़रा और इंतज़ाम करना चाहिए। अभी सहपहर का वक़्त था, मगर शाम के वक़्त में अच्छा खासा वक़्त भी बाकी था। जब काले बादल होते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे शाम हो गई है, अंधेरा फैल गया है। खैर हम होटल से 2.5 घंटे के फासले पर होंगे। जब बारिश रुकेगी तो हम चले जाएंगे। शुक्र है कि हम पहाड़ की चोटी पर नहीं गए, वरना सर्दी से मर जाते। हाँ खुर्रम, बस खुदा से दुआ करो कि बारिश रुक जाए। मगर 2 घंटों तक वो दोनों मजीद वहाँ खड़े रहे, मगर हैरत अंगेज तौर पर बारिश बिल्कुल भी खत्म ना हुई थी। हर चीज वादी में खो गई और खौफ की सर्द लहर इनकी रीढ़ की हड्डियों में दौड़ गई और खुर्रम ने जल्दी से बैग से टॉर्च निकाली। वो इसकी रोशनी में दूर तक देख सकता था। वो इधर-उधर देखने लगा और फिर उसने टॉर्च की रोशनी से पहाड़ के दामन में एक गोल सुराख देखा जो पहाड़ी जमीन के अंदर की तरफ जाता था। ये सुराख भी महफूज जगह थी और बारिश का पानी उधर नहीं पहुंच सकता था। सर्दी से इनकी हालत बुरी तरह खराब हो रही थी। नरमीन तो सर्दी की वजह से सिमट कर रह गई थी और खुर्रम भी गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी सर्दी की सर्द लहरों की वजह से बुरी तरह से कांप रहा था। दोनों आहिस्ता-आहिस्ता सुराख की तरफ बढ़ने लगे। ओह भाई, ये तो एडवेंचर हो गया। खुर्रम हंसकर बोला, देखिए सुराख के ऊपर किसी ने बेशुमार बाल रखे हैं। इस कदर घने और लंबे बाल पहले कभी तुमने देखे हैं? खुर्रम ने नरमीन की तरफ देखकर कहा, नहीं खुर्रम, इन बालों को छूना भी मत, कहीं ये कोई परिसरार न हो और ऐसा न हो कि हम किसी परिसरार चक्कर में फंस जाए। खुर्रम ने ये नरमीन को देखते हुए कहा, उफ नरमीन, तुमसे मुझे उम्मीद ना थी कि तुम भी इस कदर तोहम परस्ती की बातें करोगी। और ये देखो, ये सुराग नीचे गार की मानित पहाड़ के अंदर गया हुआ है। देखो, गौर से देखो, ये बाल किसी ने जल्दबाजी के तहत यहाँ पर बिछाए हैं कि किसी को सुराग दिखाई ना दे। खुर्रम ने टॉर्च की रोशनी बालों की तरफ कर दी। बारीक बालों से टॉर्च की रोशनी निकल रही थी और नीचे पड़ रही थी। अरे नीचे तो सीढ़ियां हैं, ये यकीनन किसी कदीम तहजीब का हिस्सा है। नरमीन ने ख्याल सहन से निकाल कर कहा, हाँ खुर्रम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विजिट तो हमारा बहुत ही यादगार रहेगा। हाँ वाकई, ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही यादगार रहेगा। और साथ ही नरमीन ने बालों का गुच्छा इस सुराख से खींच लिया। अरे नीचे तो बहुत बड़ा सुराख है। दोनों जूं ही खड़े हो गए। अचानक हवा की तेजी में शिद्दत आ गई और खुर्रम को ऐसा लगा जैसे उसको किसी ने धक्का दिया हो। वो घुटनों के बल सुराख के अंदर उतर गया। अंदर वाकई नीचे सीढ़ियां जाती थी और फिर नरमीन भी इसके पीछे उतर गई। अंदर गहरी तारीकी छाई हुई थी। मकड़ियों ने बेशुमार जाले बनाए हुए थे। ऐसा लगता था कि दोनों किसी बहुत ही कदीम जगह पर आए हों। खुर्रम, ये जगह तो चारों तरफ से बंद है और शुक्र है कि हमें ये जगह मिल गई। हाँ, ये तो बहुत ही गर्म है। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।